आज हम भारत की नदियों पर बात करेंगे। लेकिन रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई भूगोल की क्लास होने वाली है या हम नक्शे देखने वाले हैं, तो आप शायद गलत जगह पर हैं। बिल्कुल। आज की कहानी नक्शों से कहीं ज्यादा गहरी है। हमारे पास द पल्स ऑफ इंडिया, रिवर्स सिविलाइजेशनल आर्टरीज किताब के कुछ हिस्से हैं और इसमें एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है। ये किताब कहती है कि भारत की नदियां सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, बल्कि वो इस देश की संस्कृति, समाज और चेतना को जोड़ने वाली जीती जागती धमनियां हैं, नसें हैं एक तरह से। और ये जो धमनियों वाली बात है ना, ये बहुत जरूरी है। जैसे नसें हमारे शरीर में खून और जिंदगी पहुंचाती हैं, बिल्कुल वैसे ही इन नदियों ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में हजारों साल से जीवन, विचार और संस्कृतियों को पहुंचाया है। ये सिर्फ पानी नहीं बहाती। ये सभ्यता बहा कर ले जाती हैं। एकदम सही। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इसी गित्थी को सुलझाएं कि कैसे नदियों ने सिर्फ जमीन को नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की सोच, उनकी आस्था, उनकी कहानियों को गढ़ा है। चलिए इस बहाव में उतरते हैं। जरूर। तो शुरुआत कहाँ से करें? उत्तर से करें या दक्षिण से? क्योंकि दोनों की कहानियां बहुत अलग हैं। हाँ, यहीं से शुरू करते हैं। स्रोत में भारत की नदियों को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा गया है। एक वो जो हिमालय से निकलती हैं, और दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो क्या ये सिर्फ एक भौगोलिक बंटवारा है या इनके स्वभाव में भी कोई बड़ा फर्क है? नहीं नहीं, जमीन आसमान का फर्क है और यही बात इसे इतना दिलचस्प बनाती है। देखिए, जो हिमालय की नदियां हैं, जैसे गंगा, यमुना या ब्रह्मपुत्र, सिंधु भी? हाँ, सिंधु भी, इन्हें पानी दो स्रोतों से मिलता है। एक तो ग्लेशियर के पिघलने से और दूसरा मानसून की बारिश से। अच्छा। तो इसका नतीजा ये होता है कि वे बारहमासी हैं, मतलब उनमें साल भर पानी रहता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन नदियों के किनारे जो लोग बसे, उन्हें पानी की एक तरह से एक गारंटी थी, एक भरोसा था। बिल्कुल, एक भरोसा था कि नदी उनका साथ नहीं छोड़ेगी। और इसी भरोसे ने उत्तर भारत के विशाल मैदानों में एक स्थिर सभ्यता की नींव रखी। जब आपको पता हो कि पानी हमेशा रहेगा, तभी आप बड़े पैमाने पर खेती कर सकते हैं, बड़े बड़े शहर बसा सकते हैं, है ना? सही बात है। सिंधु घाटी सभ्यता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत भारी भरकम बात कही गई है। गंगा को भारतीय सभ्यता की धुरी बताया गया है। एक मिनट, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हाँ हाँ हाँ। मतलब दुनिया में और भी तो बड़ी नदियां हैं। नील नदी है, अमेजन है। गंगा में ऐसा क्या खास है कि उसे सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि पूरी सभ्यता की धुरी कहा जा रहा है? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है और इसका जवाब सिर्फ अर्थव्यवस्था में नहीं है, वो भारत की सोच में छिपा है। अच्छा। गंगा के किनारे सिर्फ व्यापारिक शहर या खेत नहीं बसे। आप देखिए, वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार, ये सिर्फ शहर नहीं है, ये तो तीर्थ हैं। ये हजारों साल से ज्ञान, दर्शन और आध्यात्म के केंद्र रहे हैं। यहीं वेदों की रचना से लेकर आधुनिक भारत के कई वैचारिक आंदोलन हुए। तो गंगा सिर्फ पानी की धारा नहीं रही, वो ज्ञान और आस्था की धारा भी बन गई। एकदम सही। जैसे रीढ़ की हड्डी पूरे शरीर को सहारा देती है, वैसे ही गंगा ने इस सभ्यता के पूरे ढांचे को संभाले रखा है। वाह! तो मतलब जहाँ गंगा एक स्थिर भरोसेमंद माँ की तरह है, वहीं पूर्वोत्तर में ब्रह्मपुत्र का रूप तो बिल्कुल अलग है। वो तो हर साल अपनी दिशा बदलती है, बाढ़ लाती है। आपने सही नस पकड़ी। हर नदी का अपना एक चरित्र है। यमुना अगर कृष्ण की कहानियों से जुड़कर ब्रज क्षेत्र को एक मीठी सी पहचान देती है, तो ब्रह्मपुत्र अपने विशाल पाठ, नदी के बीच बने द्वीपों और अपने रौद्र रूप से पूर्वोत्तर को एक अलग ही पहचान देती है। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया? वहाँ के लोगों ने नदी पर जीत हासिल करने की नहीं सोची, उन्होंने उसके साथ तालमेल बिठाकर जीना सीखा है। और ये प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का एक बहुत शक्तिशाली पाठ है। हिमालय की नदियों की ये तस्वीर तो बिल्कुल साफ हो गई। एक निरंतर बहने वाली जीवन रेखा, जिसका एक आध्यात्मिक पहलू भी है। पर जब मैं दक्षिण भारत के बारे में सोचता हूँ, तो वहाँ का भूगोल, वहाँ की जमीन ही अलग है, पथरीली है। तो जाहिर है वहाँ की नदियों का चरित्र भी अलग होगा। बिल्कुल अलग, और उनकी कहानी उतनी ही दिलचस्प है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां ग्लेशियर से नहीं, बल्कि लगभग पूरी तरह से मानसून की बारिश पर निर्भर हैं। अच्छा, मतलब वो बारहमासी नहीं है? ज्यादातर नहीं। इसलिए उनके पानी का स्तर मौसम के साथ बहुत घटता बढ़ता रहता है और वो कठोर पठारी जमीन को चीरती हुई बहती हैं। तो इस बदलते स्वभाव ने वहां के जीवन को कैसे आकार दिया? दो तरह से। जो नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, हाँ, वे अपने मुहाने पर विशाल डेल्टा बनाती हैं
और ये डेल्टा दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीनों में से है। स्रोत बताता है कि हजारों साल से इन डेल्टा क्षेत्रों में धान, नारियल और मछली पालन ने वहां की अर्थव्यवस्था और समाज को एक मजबूत आधार दिया है। चोल और विजयनगर जैसे महान साम्राज्यों की समृद्धि का कारण भी यही थी। बिल्कुल। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जैसे नर्मदा और ताप्ती, उनकी कहानी क्या है? उनकी कहानी और भी निराली है। वे गहरी घाटियों से होकर बहुत तेजी से बहती हैं। इसी तेज बहाव के कारण उनमें पनबिजली मतलब हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर की जबरदस्त क्षमता है। लेकिन उससे भी खास कुछ है? हाँ, उससे भी खास है उनकी घाटियों में बसी संस्कृति। वहाँ पहाड़, घने जंगल और नदी तीनों मिलकर एक ऐसी जीवन शैली बनाते हैं जो मैदानी इलाकों से बहुत अलग है। अच्छा। वहाँ के लोकगीतों, कहानियों और खासकर आदिवासी संस्कृतियों में नदी और जंगल का रिश्ता बहुत गहरा और पवित्र माना जाता है। यहाँ आकर मामला सिर्फ भूगोल और अर्थव्यवस्था से बहुत आगे निकल जाता है। बिल्कुल। स्रोत साफ कहता है कि भारत में नदी सिर्फ पानी का एक स्रोत नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। और यही वो बिंदु है जहां भारत का नदियों के साथ रिश्ता दुनिया के कई दूसरे हिस्सों से बहुत अनोखा हो जाता है। कैसे? यहाँ नदियों को देवी, माँ और जीवन देने वाली शक्ति के रूप में पूजा जाता है। ये सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं है, ये एक गहरा सांस्कृतिक सच है जो लोगों के रोजमर्रा के जीवन में बसा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ प्रकृति और संस्कृति के बीच कोई मोटी लकीर नहीं है। बिल्कुल। दोनों एक दूसरे में घुले मिले हैं। एकदम सही। जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार नदियों के किनारे होते हैं। कुंभ जैसा दुनिया का सबसे बड़ा मेला नदियों के संगम पर लगता है। दिवाली पर दिए बहाना, छठ पूजा तो नदी के बिना हो ही नहीं सकती। नदी सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, वो हमारे कैलेंडर का, हमारे त्योहारों का, हमारी जिंदगी के हर पड़ाव का हिस्सा है। और ये बात हमारी कला और कहानियों में भी दिखती होगी। बहुत गहराई से। हमारे साहित्य में, संगीत में, लोक कथाओं में नदियां सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, वे खुद एक किरदार हैं। अच्छा, जैसे? कभी वो माँ की तरह शांत और ममतामयी है, तो कभी प्रेमी से मिलने को आतुर प्रेमिका, कभी वे समय के निरंतर बहने का प्रतीक है, तो कभी बदलाव और विनाश का। वो इंसान के मन के हर भाव को प्रकृति से जोड़ने का एक पुल बन जाती हैं। ये सब सुन के एक अजीब सी कश्मकश दिमाग में आती है। एक तरफ नदियों के लिए इतनी गहरी श्रद्धा, इतनी पवित्रता, और दूसरी तरफ आज का भारत है जिसे विकास चाहिए, बांध चाहिए, फैक्ट्रियां चाहिए। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं? ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। और यही आज की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल पहेली है। इसमें कोई शक नहीं कि आजादी के बाद हमारे आर्थिक विकास का आधार यही नदियां बनी। सिंचाई के लिए नहरें, बिजली के लिए बड़े बड़े बांध, उद्योगों के लिए पानी, परिवहन के लिए जलमार्ग, ये सब नदियों की ही तो देन है। भाखरा नांगल जैसे बांधों को तो आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया था। हाँ, और स्रोत में साफ लिखा है कि इन परियोजनाओं ने हमें खाद्य सुरक्षा दी, शहरों को बिजली दी। ये तो विकास की एक सकारात्मक कहानी है। बेशक है, लेकिन स्रोत इसके दूसरे स्याह पहलू पर भी रोशनी डालता है। वो क्या है? इस विकास की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। बड़े बांधों के कारण लाखों लोग विस्थापित हुए, उनके गांव, उनकी जमीनें, उनकी संस्कृतियां सब हमेशा के लिए पानी में डूब गई। बिल्कुल। और स्रोत में नर्मदा आंदोलन का जिक्र भी है ना, वो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण था। वो संघर्ष सिर्फ जमीन और पानी का नहीं था। नहीं, वो दो अलग अलग दुनियाओं की टक्कर थी। आपने उस संघर्ष का दिल पकड़ लिया। वो लड़ाई इस बात का प्रतीक थी कि विकास की परिभाषा क्या हो। क्या विकास का मतलब सिर्फ बिजली और सिंचाई है, या फिर लोगों की जीवन शैली और पर्यावरण का सम्मान भी उसमें शामिल है? और अक्सर योजनाएं तो राजधानियों में बनती हैं। हाँ, और उनका असर उन समुदायों पर पड़ता है जो सदियों से नदी के साथ जी रहे होते हैं। उनकी आवाज अक्सर नक्शों और इंजीनियरिंग की फाइलों में दबकर रह जाती है। ये सिर्फ पानी के बहाव का नहीं, बल्कि सत्ता के बहाव का भी संघर्ष है। और आज तो चुनौती सिर्फ बांधों तक सीमित नहीं है। प्रदूषण, अतिक्रमण, जलवायु परिवर्तन, ऐसा लगता है जैसे हर तरफ से नदियों पर हमला हो रहा है। जिस नदी को हम माँ कहते हैं, उसे ही कूड़ेदान बना दिया गया है। ये आज की सबसे बड़ी त्रासदी है। शहरों और फैक्ट्रियों का जहरीला कचरा बिना सोचे समझे नदियों में बहाया जा रहा है। नदी के किनारों पर अवैध कब्जे हो गए हैं। उसके प्राकृतिक रास्ते को सिकोड़ दिया है। हाँ, और ऊपर से जलवायु परिवर्तन के कारण उनका पूरा चक्र बिगड़ गया है। कभी अचानक बाढ़ आ जाती है, तो कभी वे सूखने लगती हैं।
और इन सब का मिला-जुला असर ये हो रहा है कि हमारी कई जीवनदायिनी नदियां अब खुद अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही हैं। बिल्कुल। और इसका एक और नतीजा है जिसका जिक्र स्रोत में है कि हमारा जो पारंपरिक ज्ञान था वो भी खत्म हो रहा है। हाँ, क्योंकि जो समाज सदियों से नदी के साथ रहता आया था, उसने नदी के मिजाज को समझना सीखा था। उन्हें पता था कि बाढ़ कब आएगी, कहाँ मछली मिलेगी, नदी का सम्मान कैसे करना है। लेकिन जब हमारा रिश्ता नदी से टूटकर सिर्फ इस्तेमाल का रह गया, तो वो समझ और वो ज्ञान भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। मतलब हम नदी को चलाना तो सीख गए, हाँ, लेकिन उसके साथ जीना भूल गए। तो क्या सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं या कोई रास्ता बाकी है? नहीं, उम्मीद हमेशा रहती है, और स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि अब एक नई चेतना जाग रही है। अच्छा। नदी पुनर्जीवन के कई प्रयास हो रहे हैं। नमामि गंगे जैसे बड़े सरकारी अभियानों के साथ साथ कई छोटे छोटे सामुदायिक स्तर पर भी लोग अपनी नदियों को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि अब ये समझ बढ़ रही है कि नदियां सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी सामूहिक विरासत और जिम्मेदारी है। यही एक उम्मीद है। हाँ, यही आशा है कि शायद हम अपनी इन धमनियों को फिर से साफ और स्वस्थ कर पाएं। तो आज की इस पूरी बातचीत से एक बात शीशे की तरह साफ है। भारत की नदियां सिर्फ पानी की लकीरें नहीं हैं। वो एक ही साथ इतिहास की किताब हैं, वर्तमान की जरूरत हैं और भविष्य की चुनौती भी हैं। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो संदेश ये है कि हमें नदियों को एक संसाधन या रिसोर्स की तरह देखना बंद करना होगा। तो फिर उन्हें कैसे देखें? वे एक जीता जागता इकोसिस्टम है, एक सांस्कृतिक प्रवाह है। वे सिर्फ पानी नहीं देती, वे हमें पहचान देती हैं, आस्था देती हैं और जीवन को एक लय देती हैं। स्रोत की एक लाइन इस पूरी चर्चा का सार है, भारत की आत्मा उसकी नदियों में बहती है। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत गहरे और शायद थोड़े असहज करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो क्या है? अगर नदियां सच में हमारे समाज की चेतना को आकार देती हैं, तो एक प्रदूषित, दम तोड़ती हुई नदी हमारी सामूहिक चेतना के बारे में क्या कह रही है? ये सोचने वाली बात है। इस पर सोचने की जरूरत है। शायद हमारी नदियां सिर्फ हमारा पर्यावरण नहीं, बल्कि हमारे समाज का आईना है। जैसा उनका हाल, वैसा हमारा ख्याल। Fed by the glaciers of the Himalayas, these sacred rivers flow through the heartland, supporting millions and shaping the very soul of India. सामग्री का विश्लेषण करेंगे। ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, ये हमारी सभ्यता की रीढ़ हैं। तो आज हमारी चर्चा का जो केंद्रीय सवाल है वो ये है कि भारत की नदियों की असली पहचान क्या है? क्या वे मुख्य रूप से एक पवित्र सांस्कृतिक धरोहर हैं जिन्हें हमें उनके आध्यात्मिक रूप में ही सहेजना चाहिए? मैं इसी पक्ष से बात करूंगी। या फिर क्या वे मूलतः देश के आर्थिक विकास के सबसे जरूरी संसाधन हैं जिनका इस्तेमाल देश की तरक्की और जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए? मैं इस नजरिए को सामने रखूंगा। देखिए, मेरा मानना है कि भारत की नदियों का जो असली सार है वो उनकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान में है। सदियों से ये सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं रही है, बल्कि हमारी आस्था, हमारी कहानियों और परंपराओं का एक जीता जागता केंद्र रही हैं। स्रोत सामग्री खुद ये कहती है कि गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी नदियों को देवी का दर्जा दिया गया है। जब हम किसी नदी को माँ कहते हैं तो ये रिश्ता सिर्फ पानी का नहीं रहता, ये पूजा और सम्मान का बन जाता है। कुंभ मेला, छठ पूजा, गंगा दशहरा, ये सब पर्व इन्हीं के किनारों पर होते हैं। ये कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है, ये तो हमारी सामूहिक आत्मा का उत्सव है। असल में हमारी संस्कृति में नदियों को पवित्र मानना उन्हें बचाने का एक बहुत ही पुराना और कारगर तरीका था। जब आप किसी चीज को माँ का दर्जा देते हैं तो आप उसके शोषण के खिलाफ एक मजबूत सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दीवार खड़ी कर देते हैं। ये सिर्फ आस्था नहीं है, ये एक तरह की इकोलॉजिकल विजडम यानी पारिस्थितिकीय समझदारी थी जो पीढ़ियों से चली आ रही है। आपकी बात में भावना है, बिल्कुल है, लेकिन मैं इसे जरा जमीनी हकीकत से जोड़कर देखता हूं। मैं नदियों के सांस्कृतिक महत्व को खारिज नहीं कर रहा, लेकिन मेरा मानना है कि उनकी सबसे जरूरी और जो बुनियादी भूमिका है वो एक आर्थिक संसाधन की है जो जिंदगी चलाती है। मां सामग्री जोर देकर कहती है कि नदियों ने ही भारत की जमीन को उपजाऊ बनाया। सिंधु घाटी सभ्यता जिसका जिक्र है वो किसी आध्यात्मिक खोज में नहीं बसी थी,
वो सिंधु नदी के किनारे इसलिए फली फूली क्योंकि वहां खेती थी, व्यापार था और गुजारे के लिए पानी था। ये तो अस्तित्व की लड़ाई थी। मेरा तर्क थोड़ा और गहरा है। ये जो सांस्कृतिक सम्मान है ना, ये तभी तक रहता है जब तक नदी आर्थिक रूप से फायदेमंद है। जिन छोटी नदियों या धाराओं ने अपना आर्थिक महत्व खो दिया, वो समाज की सोच से भी गायब हो गई और आज वे गंदे नाले बनकर रह गई हैं। इससे एकदम साफ पता चलता है कि आर्थिक उपयोगिता ही वो नींव है जिस पर सांस्कृतिक सम्मान की इमारत खड़ी होती है। अगर नींव ही कमजोर हो जाए तो इमारत तो ढह जाएगी। आपने कहा कि आर्थिक उपयोगिता ही नींव है। स्रोत सामग्री नदियों को देश की भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक रीढ़ कहती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शब्द आर्थिक से पहले आते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये बस यूं ही लिखा गया है। ये कहीं ना कहीं हमारी प्राथमिकताओं को दिखाता है। जब हम गंगा को माँ कहते हैं तो इसका मतलब पॉलिसी मेकिंग के लिए क्या मतलब है, आप पूछ सकते हैं। इसका मतलब है कि आप उसे एक वस्तु की तरह नहीं देख सकते। आप उसके प्रवाह को, उसके पूरे इकोसिस्टम को सिर्फ पैसों के तराजू पर नहीं तौल सकते। ये एक नैतिक सीमा तय करता है। एक मिनट, यहीं पर मैं आपसे असहमत हूं। मां कहना, हाँ, एक बहुत शक्तिशाली भावना है, लेकिन जब दो राज्यों के बीच पानी के बंटवारे पर विवाद हो, जैसा कावेरी के मामले में हम अक्सर देखते हैं, तो क्या मां की अवधारणा कोई व्यावहारिक समाधान दे पाती है? नहीं। तब हमें वाटर ट्रिब्यूनल्स बनाने पड़ते हैं जो पानी को एक संसाधन मानकर एक वैज्ञानिक फॉर्मूले के आधार पर फैसला करते हैं। सामग्री में प्रायद्वीपीय भारत की नदियों जैसे गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी का जिक्र है, जो पूरी तरह बारिश पर निर्भर हैं। अगर कावेरी का पानी कम हो जाए तो तमिलनाडु के किसानों के लिए ये भावनात्मक संकट से पहले एक आर्थिक और भुखमरी का संकट होगा। राजस्थान के सूखे इलाके में लूणी नदी का बहना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। वहां के लोगों के लिए वो जिंदगी है। ये एक भौतिक हकीकत है जो किसी भी भावना से ज्यादा मजबूत है। लेकिन इस भौतिक हकीकत को पूरा करने के लिए हमने किया क्या? हमने नदियों का शोषण किया, आपने विकास की बात की, और यहीं से हमारी बहस का दूसरा मुद्दा शुरू होता है। सामग्री खुद ये मानती है कि विकास परियोजनाओं से पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियां भी उत्पन्न हुईं। ये चुनौतियां तभी पैदा होती हैं जब हम नदी के आर्थिक पहलू को उसके बाकी स्वरूपों पर हावी होने देते हैं। जब हम एक नदी को सिर्फ मेगावाट बिजली या क्यूसेक पानी पैदा करने वाली मशीन मान लेते हैं, तो हम उसके किनारों पर बसी सदियों पुरानी बस्तियों और उसकी जैव विविधता को भूल जाते हैं। क्या हम भूल जाते हैं या हम एक बड़ी आबादी के भले के लिए कुछ कठिन फैसले लेते हैं? सामग्री में बांध और नहर परियोजनाओं ने हरित क्रांति को संभव बनाया, इसका साफ जिक्र है। भाखड़ा नांगल परियोजना को ही ले लीजिए, उसी ने तो हरित क्रांति के दौरान पंजाब और हरियाणा की लाखों हेक्टेयर जमीन को सींचा और देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। या फिर हीराकुंड बांध, जिसने महानदी की विनाशकारी बाढ़ को रोका और ओडिशा के एक बड़े हिस्से को बिजली दी। ये आंकड़े, ये भावनात्मक तर्कों से कहीं ज्यादा ठोस हैं। हाँ, चुनौतियां आई, मैं मानता हूं, पर विकास की प्रक्रिया में हमेशा ट्रेड ऑफ्स होते हैं। क्या हमें उन करोड़ों लोगों को गरीबी, अंधेरे और भुखमरी में छोड़ देना चाहिए था जिन्हें इन परियोजनाओं से बिजली, पानी और रोजगार मिला? ट्रेड ऑफ्स। आपने भाखड़ा नांगल का उदाहरण दिया जो सफल रहा, लेकिन मैं नर्मदा घाटी परियोजना का उदाहरण दूंगी जिसका जिक्र भी सामग्री के सामाजिक चुनौतियों वाले हिस्से में आता है। उस एक प्रोजेक्ट की वजह से लाखों लोगों, खासकर आदिवासी समुदायों को अपनी जमीन और संस्कृति से बेदखल होना पड़ा। नर्मदा बचाओ आंदोलन कोई छोटा मोटा विरोध नहीं था, वो विकास के इसी मॉडल पर एक बहुत बड़ा सवाल था। जब आप बड़ी आबादी का भला कहते हैं तो अक्सर उन लोगों की आवाज़ दब जाती है जो इस भले की कीमत चुकाते हैं। सामग्री में जो प्रदूषण और अत्यधिक दोहन की बात कही गई है, वो इसी एक तरफा आर्थिक नजरिए का नतीजा है। हमने नदियों से इतना कुछ ले लिया कि आज उनका अपना अस्तित्व ही खतरे में है। ये दिखाता है कि सिर्फ आर्थिक उपयोगिता को प्राथमिकता देना कितना विनाशकारी हो सकता है। मैं मानता हूं कि नर्मदा जैसे मामलों में सामाजिक लागत बहुत ज्यादा थी और प्रबंधन बेहतर हो सकता था, बिल्कुल। लेकिन इसका हल ये नहीं है कि हम विकास ही रोक दें। इसका हल है बेहतर तकनीक, बेहतर पुनर्वास नीतियां और ज्यादा टिकाऊ प्रबंधन। पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियों की बनावट ही ऐसी है कि वे जल विद्युत उत्पादन के लिए बेहतरीन हैं। उनकी इस प्राकृतिक क्षमता का इस्तेमाल न करना भी तो एक तरह से संसाधन की बर्बादी होगी। असल मुद्दा ये नहीं है कि हम नदियों का आर्थिक इस्तेमाल करें या ना करें। असली सवाल ये है कि हम यह कितनी समझदारी से करते हैं।
इन परियोजनाओं ने जो आर्थिक समृद्धि पैदा की है, उसी से आज हम पर्यावरण संरक्षण और बेहतर प्रबंधन पर खर्च करने में सक्षम हैं। चलिए इस बहस को एक और नजरिए से देखते हैं। क्या एक नदी सिर्फ एक भौगोलिक इकाई है या उससे ज्यादा कुछ है? सामग्री में लिखा है कि नर्मदा के किनारे प्राचीन तीर्थ और सभ्यताएं विकसित हुई। लोगों को वहां किस चीज ने खींचा? पानी की उपलब्धता ने। हाँ, जरूर, लेकिन सिर्फ पानी तो कहीं भी मिल सकता था। उन्हें खींचा उस नदी के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गुरुत्वाकर्षण ने। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहना एक सांस्कृतिक उपमा है, ये कोई भौगोलिक तथ्य नहीं है। ये समाज की तरफ से गोदावरी को गंगा के बराबर पवित्र और पूज्य मानने की स्वीकृति है। क्या हम किसी नहर या पाइपलाइन को माँ या देवी का दर्जा देते हैं? नहीं, क्योंकि उनमें वो रूहानी और सांस्कृतिक सार नहीं होता जो एक जीती जागती नदी में होता है। यही तो फर्क है। मैं इस तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। आप जिस रूहानी सार की बात कर रही हैं वो जरूरी है, लेकिन स्रोत सामग्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा नदियों के भौगोलिक और कार्यात्मक यानी फंक्शनल वर्णन पर केंद्रित है। जैसे गंगा प्रणाली का विस्तृत जाल, जिसमें यमुना, घाघरा, गंडक जैसी सहायक नदियां हैं जो उत्तरी मैदानों को दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक बनाती हैं, या ब्रह्मपुत्र का असम घाटी को उर्वर बनाना। सामग्री हमें यह भी बताती है कि गोदावरी, कृष्णा और महानदी जैसी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं जो चावल की खेती के लिए लाजवाब हैं, जबकि नर्मदा और ताप्ती जैसी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां तेज बहती हैं और जल विद्युत के लिए आदर्श हैं। ये एक वैज्ञानिक और आर्थिक संसाधन का विश्लेषण है। मेरा मानना है कि उनका पूज्य होना जरूरी है, लेकिन उनका ये भौगोलिक काम ही उनकी असली पहचान है। शायद उन्हें पूजने की परंपरा भी इसीलिए शुरू हुई होगी क्योंकि वे जीवन के लिए इतनी उपयोगी थीं। उपयोगिता पहले आई, पूजा बाद में। आज की चर्चा की बादगी मैं यही कहूंगी कि भारत की नदियों की आत्मा उनकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत में है। उन्हें देवी मानकर पूजना और उनके किनारे वाराणसी और प्रयागराज जैसी सभ्यताओं का बसना ये दिखाता है कि वे हमारे लिए सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, हमारी सामूहिक चेतना का हिस्सा हैं। आर्थिक उपयोगिता जरूरी है, पर वो इस गहरी पहचान के दायरे में ही होनी चाहिए। अगर हम इस पहचान को भुला देंगे तो नदी सिर्फ एक पाइपलाइन बनकर रह जाएगी जिसकी कोई आत्मा नहीं होगी। और मैं इस बात पर कायम हूं कि नदियों का सबसे अहम योगदान उनकी आर्थिक और जिंदगी चलाने की क्षमता है। सिंधु घाटी से लेकर हरित क्रांति तक, खेतों को सींचने से लेकर कारखानों को चलाने तक, वे देश की तरक्की की धुरी रही हैं। उनका सांस्कृतिक सम्मान जरूरी है, लेकिन उनके पानी का सही प्रबंधन और इस्तेमाल हमारी तरक्की और अस्तित्व के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एक प्यासे इंसान के लिए नदी पहले प्यास बुझाने का जरिया है, बाद में पूजा का स्थान। यही उनकी सबसे बुनियादी और असली भूमिका है। ये साफ है कि स्रोत सामग्री इन दोनों ही नजरियों को मजबूती देती है। भारत की नदियां एक ही समय पर पवित्र भी हैं और उपयोगी भी। और शायद उनकी असली पहचान इसी मुश्किल संतुलन में छिपी है। ये तय करना कि किस पहलू को कब और कितनी अहमियत दी जाए, यही हमारे लिए एक लगातार चलने वाली चुनौती रहेगी। इस विषय पर, इस सामग्री के आधार पर और भी बहुत कुछ खोजा जा सकता है।